चलिए सब ठीक है, जल्दी आइए सब लोग। आवाज आ रही है? वीडियो वगैरह सब क्लियर है? वीडियो वॉइस सब क्लियर है? स्टार्ट किया जाए? बताइए। ठीक है, सब लोग फटाफट से आ जाइए। जल्दी से आ जाइए सब लोग। अखिलेश यादव शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आपका जय हिंद हमने सुन लिया है, और अब शांत हो जाइए। चलिए, ऑल क्लियर, ठीक है ना। आज हम लोग का देखिए नया यूनिट होगा। आज हम लोग का नया यूनिट होगा जिसका नाम आपको दिख रहा है, क्या लिखा है यहां पे? सिंपल लिफ्टिंग मशीन्स। सिंपल लिफ्टिंग मशीन का मतलब होता है सिंपल लोड उठाने वाली जो मशीनें होती हैं उनके बारे में पढ़ना, ठीक है ना। हाँ, न्यू यूनिट, पूरा नया यूनिट स्टार्ट होगा पूरा, ठीक है। बिल्कुल, आज जिनका पहला क्लास है उनको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, शुरू से समझ सकते हैं। और उन सब यूनिट से काफी अलग भी है ये यूनिट, तो एकदम फ्रेश पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बल्कि जिनको नहीं पता है बता दीजिए कि आज फ्रेश यूनिट स्टार्ट है। रुकिए, मैं मैसेज ही कर दे रहा हूं, नहीं तो आप लोगों को लग रहा होगा जिनका छूटा है वो ज्वाइन नहीं कर रहे होंगे। न्यू यूनिट है तो सब लोग कर लीजिए। इसमें थ्योरी न्यूमेरिकल सब आता है, बताता हूं मैं। इससे सब कुछ आता है, ठीक है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। जिनका पीछे का क्लियर हो गया है वो लोग जुड़ जाएं। मैं शॉर्ट मैसेज छोड़ता हूं, आप लोग को समझ में आता है? शॉर्ट में मैसेज छोड़ देता हूं तो आप लोग समझ जाते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलिए, ठीक है। अब देखिए यहां पे सुनिए, तो सिंपल मशीन, सिंपल लिफ्टिंग मशीन, ये सब क्या होता है अभी सब मैं वन बाय वन बताऊंगा। ऐसी मशीनों के बारे में पढ़ना है जो सबसे पहले लोड उठाने के लिए बनाई गई थी। लोड तो हम लोग हाथ से भी उठा लेते थे, तो मशीनों की जरूरत क्यों पड़ी उस पर बात करेंगे हम लोग धीरे धीरे, ठीक है ना। तो एकदम क्लियर रहिएगा, इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। जैसे इसी में मैं आपको बता दूं, पहले तो इस यूनिट से अगर आपका मान लीजिए एग्जाम में जो पेपर बनता है ना, एग्जाम में जो आपके पेपर एग्जाम पेपर बनता है वो हमेशा कुछ ज्यादा नंबर का बनता है और उसमें से कुछ नंबर का करना पड़ता है। तो ये मान के चलिए आपके एग्जाम में जो पेपर आएगा लगभग 80 to 85 मार्क्स का आएगा, ठीक है ना। 80 to 85 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा और उसमें से आपको 60 नंबर तक का करना होगा, ठीक है ना। ऐसा होगा। और मैं अगर बताऊं कि इस चैप्टर की अकेले बात, तो 20 नंबर से ज्यादा इसी चैप्टर से रहेंगे। इस चैप्टर से 20 नंबर से ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे। अब अगर इस पर कमांड अच्छे से, इजी चैप्टर है, आसानी से समझ में आएगा। 20 नंबर यदि आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, अपना थ्योरेटिकल पूरा पोर्शन है, न्यूमेरिकल इससे ना के बराबर आएंगे, तो 20 नंबर तो अकेले इसी से आ जाएगा। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब सिलेबस क्या है चैप्टर का, तो सिलेबस आपके सामने यहां दिखाई दे रहा है। क्या? सिंपल लिफ्टिंग मशीन को समझना है, लोड क्या होता है, एफर्ट क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, एप्लीकेशंस क्या है,
एप्लीकेशन एंड एडवांटेज ये भी आपको समझना है। वेलोसिटी रेशियो, एफिशिएंसी ऑफ मशीन, लॉ ऑफ मशीन, आइडियल मशीन क्या होता है, फ्रिक्शन इन मशीन क्या होता है, मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, एंड एफिशिएंसी। बहुत सारा लंबा टॉपिक है, बट परेशान होने की जरूरत नहीं, हम लोग वन बाय वन सारे टॉपिक को समझें। इसमें ही मैं एक टॉपिक जो कुछ लोग पुराने सिलेबस में था, इस बार नए सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन उसको भी कवर कर लिया जाएगा, और वो टॉपिक है हम लोग का लीवर। समझ में आ रहा? उत्तोलक यानी लीवर जो है वो एक टॉपिक इसमें हम लोग फ्रेशली पढ़ेंगे, ठीक है ना। पूरा नया यूनिट होगा, इसी में लीवर भी मैं पढ़ा दूंगा। मुद्दे पर आते हैं कि इस यूनिट में सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया है और मैं आपको दे भी दूंगा नोट्स के साथ में। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जरा। यहाँ पे यूनिट 5 आपका है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सिंपल लिफ्टिंग मशीन। एक एक करके बातों का मतलब समझेंगे तो आप ज्यादा समझ पाएंगे, ठीक है ना। सिंपल लिफ्टिंग मशीन, पहली बात कि हम लोग जो मशीन पढ़ रहे हैं वो सिंपल है, और दूसरा हम लोग उन्हीं मशीनों को पढ़ रहे हैं जो किसी न किसी तरीके से लोड को उठाने का काम कर रही हैं, उन्हीं मशीनों को हमको पढ़ना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला वो 3 इडियट्स वाला क्वेश्चन, क्या कि व्हाट इज मशीन, ठीक है ना। हाँ ठीक है, ठीक है, अभी वो सब मैं करा दूंगा, चिंतित मत रहिए। मैं कह रहा हूं कि एक चीज ध्यान रखिएगा, मशीनें जितनी भी हैं, ठीक है ना, जितना भी आप आस पास अपने देख रहे हैं, एवरीथिंग जो भी देख रहे हैं, और वो हमारे काम को आसान बनाती हो और समय बचाती हो, तो उसको मशीन कहते हैं। लेकिन ये पूरी परिभाषा नहीं है। वो पूरा काम क्या करती है, एक तो कन्वीनियंट होती है, नहीं तो हम मशीन क्यों बनाएंगे। अगर वो मशीन हमारे लिए कन्वीनियंट ना हो तो हम क्यों जाए मशीन बनाने, ये बताइए। कोई भी मशीन तभी बनती है जब वो किसी न किसी तरीके से काम को आसान करे। यदि कठिन कर देगी तो क्यों बनाए, नहीं बनाएंगे वैसी मशीन। समय को बढ़ा दे रही तो क्यों बनाए, समय बचा रही तब बनाएंगे, ठीक है ना। हाँ, ये लास्ट यूनिट है बिल्कुल, ठीक है ना। तो एक चीज यहां ध्यान रखिएगा कि मशीन का जो उद्देश्य था बनाने का वो ये था कि समय बचाए और हमारे काम को आसान बताए, ठीक है ना। हाँ, जिनका अगर आज पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी सवाल है वो यहां से तत्काल दफा हो सकते हैं। अगर आपको इस यूनिट को जिसको मैं पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड कोई और आपका उल्टा सीधा सवाल है, आप दफा हो सकते हैं वहां से। आपके पास नंबर है, व्हाट्सएप कर लीजिए, दिन में कॉल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। अब सुनिए हमारी दो बातें। यहां से मैं यहां पे सिंपल बात बता रहा हूं कि ये तो मशीन का उद्देश्य था बनाने का ना, कि काम आसान हो और समय बचे। लेकिन एक्चुअली मशीन ने ऐसा क्या किया कि हमारा काम आसान हुआ या उसने हमारा समय बचाया। मशीन ने ऐसा क्या कर दिया। तो मशीन का जो सिद्धांत है, मशीन का जो फंक्शन है, वो ऐसा क्या कर रहा है। तो वो हमेशा ध्यान रखिएगा एक ही काम करता है, वो एक तरह की ऊर्जा को दूसरे तरह की ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मशीन क्या करता है, ध्यान दीजिएगा। पहली बात कि मशीन बनाने का उद्देश्य है आसान बनाना काम को, समय को बचाना। लेकिन मशीन अपने आप में काम क्या करता है, वो एक तरह की ऊर्जा को दूसरे तरह की ऊर्जा में बदलता है। जैसे यदि हम मशीनों की बात करें, फैन की बात करें, तो आप मुझे बताएं जो पंखा जो आपको हवा देता है वो कौन से तरह की ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में बदलता है। जब फैन नहीं था तो क्या था, राजा साहब बैठते थे, उनके दोनों तरफ दरबार लोग पंखा लेकर के ऐसे ऐसे चलाते थे राजा साहब को कि हवा चलती रहे। उसके जगह पर मशीनें आ गई, यानी पंखा आ गया। पंखा क्या किया, उनके काम को आसान बनाया और समय भी बचाया, तेज हवा दी। यही किया ना पंखा। एक बात मुझे बताइए कि उस पंखे के लिए दो लोग तो लगे ही थे, काम तो चल ही रहा था, तो पैसा कम लगने लगा पंखे में और सब तक वो पहुंच पाया, जिंदगी सबकी आसान, ठीक है ना। तो मेरा बस ये कहने का मतलब है, नोट्स आपको बनाने की जरूरत नहीं है, नोट्स आपको मिलेगा, ठीक है ना। मशीन का नोट्स पूरा मिलेगा, बनाने की जरूरत नहीं। जो लोग अपना बना रहे हैं खुद से वो बनाएं, उनके लिए मना ही नहीं, लेकिन हम तो देंगे ही नोट्स। अब मुद्दे पर आने दीजिए। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आपका सवाल यह है कि पंखे को हमने कुछ एक तरह की ऊर्जा दी, बिना एनर्जी के वो नहीं चलेगा। तो आप बताइए कौन सी ऊर्जा को वो कौन सी दूसरी ऊर्जा में बदल देता है। इसी तरीके से बल्ब, इसका भी बता दीजिए। पहले पंखे का बताइए, फिर बल्ब का बताइए कौन सी ऊर्जा में बदलता है, फिर उसके बाद आप
कोई भी चीज और उठा लीजिए, माने फोन अपना ले लीजिए, फोन को आप कौन सी ऊर्जा देते हैं तो कौन सी ऊर्जा आपको डिलीवर होती है बात करते समय। फोन कई काम करता है, बात करते समय क्या होता है, मैं वो पूछ रहा हूं कि कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है। ये सारी चीजें आप मुझे एक एक करके जवाब दे दीजिए। तो मेरा कहने का यह मतलब था कि मशीन तो वो हुई, मशीन तो वो हुई, सुनिए ध्यान से, मशीन तो वो हुई जो कन्वर्ट्स 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 वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर वन, यानी एक ऊर्जा के रूप को दूसरे रूप में बदल देता है क्या, एनर्जी। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल। लेकिन ये तो कोई भी मशीन के बारे में बात होगी, हर मशीन यही करती है। लेकिन जब हम बोलते हैं मैकेनिकल मशीन्स, यानी सुनिए ध्यान से, ऐसी मशीनें जो कन्वर्ट्स एनी टाइप ऑफ एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है ना, मैकेनिकल एनर्जी, यानी किसी भी तरह की ऊर्जा को सिर्फ यांत्रिक ऊर्जा में ही बदले, तो इसका मतलब हुआ कि वो क्या करता है, यानी किसी भी तरह की ऊर्जा को यदि यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया जाए तो वो मशीन को हम लोग मैकेनिकल, क्या लिखा हूं, उस तरह की मशीन को हम लोग मैकेनिकल मशीन्स कहते हैं। ठीक है ना। आप कहेंगे सर आपने दो एग्जाम्पल दिए, एक दिया फैन और एक आपका दिया हमने बल्ब, ठीक है ना, और एक हमने बोला था फोन। आप एक चीज ध्यान लीजिए, यहां पे फैन जो है इसको हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी दिया, यानी विद्युत ऊर्जा दिया, तो इसको बदल दिया किसमें बताइए, मैकेनिकल एनर्जी में। यानी कि फैन मैकेनिकल डिवाइस है या मैकेनिकल मशीन है, लेकिन बल्ब एक मैकेनिकल मशीन नहीं है, क्योंकि इसको आप इलेक्ट्रिक एनर्जी देंगे तो उसको लाइट एंड हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही ना। इसी तरह फोन को आप जब इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, तो वो उसको सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। बात समझ में आ रही ना। यानी फोन जो आपका पावर लेता है, यानी विद्युत ऊर्जा या इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो वो उसको सिग्नल्स में बदल देता है, यानी वो उसको, हाँ, इलेक्ट्रिक एनर्जी, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, लाइट एनर्जी, सही है। विंड एनर्जी नहीं कन्वर्ट करता है, पंखा विंड एनर्जी थोड़ी देता है, वो तो हिलता है, मैकेनिकल एनर्जी देता है। विंड कोई एनर्जी नहीं होती, तब एनर्जी का बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है। विंड कोई टाइप का एनर्जी नहीं होता है, विंड की वजह से एनर्जी होती है। ठीक है ना, हाँ। तो मेरा ये कहने का मतलब है यहां पे कि जो चीजें, देखो यार, मैकेनिकल शब्द का आपने मतलब जानो, जिस चीज को डायरेक्टली, जिससे तुमको चोट लगे, तुम पर इफेक्ट पड़े, वो एनर्जी जो होती है ना, मैकेनिकल एनर्जी होती है। ऐसी कोई भी ऊर्जा जिससे तुमको चोट लग जाए, जिससे तुमको दिक्कत हो जाए, या मतलब वो तुमको फिजिकली अफेक्ट कर दे, वैसी ऊर्जा को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। पंखा चलेगा तो उससे दूर रहना पड़ेगा। समझ में आ रही बात ना, हाँ। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अरे फैन जो चलता है वो मैकेनिकल एनर्जी उसके अंदर होती है, इसलिए चलता है। कहां से एनर्जी मिली, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मोटर को दिया गया, मोटर उसको क्या कर दिया, मोटर ही होता है असल में, फैन का मतलब मोटर से। तो मोटर उसके जहां भी मोटर लगी रहेगी जिस भी चीज में, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को लेगा और उसको मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देगा। इसी तरह बल्ब लाइट और हीट एनर्जी में चेंज करेगा, और फोन उसको सिग्नल्स में चेंज कर देगा, यानी वेव्स में चेंज कर देगा। ठीक है ना, क्लियर है सभी को। तो ये था मशीन क्या होती है। अब मशीनें तो आपने कई सारी देख ली, लेकिन जो मैकेनिक्स में हम लोग मशीनें पढ़ने वाले हैं, वो हम लोग वेट लिफ्टिंग मशीनों को पढ़ने वाले हैं, यानी ऐसी मशीनों को जो कहीं ना कहीं लिफ्ट करने का काम करती हूँ, उठाने का काम करती हूँ। आप लोग हमें बताइए कि आप लोग कौन कौन सी ऐसी मशीनें जानते हैं जो उठाने का काम करती हैं, वेट को, मतलब कोई भी वेट हो, बोझ हो, उसको उठाने का काम करती हैं। और हम वेट को डायरेक्ट क्यों नहीं उठा लिए, तो इन्हीं सब से, हाँ, फैन में मैकेनिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते हैं, लेकिन
अब काइनेटिक का अपने आप में बहुत सारा मतलब निकलने लगता है, ठीक है ना। मैकेनिकल के ही फॉर्म होते हैं, काइनेटिक एनर्जी, स्टैटिक एनर्जी, सब मैकेनिकल के फॉर्मेट में ही है, ठीक है ना। लेकिन और हाँ, क्रेन, ठीक है, जेसीबी, जेसीबी कोई मशीन नहीं होती है, जेसीबी एक कंपनी का नाम है, ठीक है ना। जेसीबी कंपनी का नाम है, जेसीबी कोई सर एसी मैकेनिकल एनर्जी है। एसी में अगर फैन लगा है कोई भी तो वो मैकेनिकल एनर्जी, एसी में देखते हैं ना हवा हल्का हल्का फेंकता है, तो उसमें भी मोटर होती है तो मैकेनिकल एनर्जी का काम करेगा। फिर उसके बाद उसमें कूलिंग इफेक्ट पैदा किया जाता है तो वो केमिकल एनर्जी का काम करेगा। मतलब उसमें कूलिंग इफेक्ट भी तो पैदा होता है। एसी में केवल वो फैन नहीं रहता, उसके साथ में कूलिंग इफेक्ट यानी केमिकल एनर्जी भी पैदा होती है उसके अंदर, इलेक्ट्रिक एनर्जी के माध्यम से, ठीक है ना। अब सुनिए यहां पे आगे आगे सुनिए। हाँ, ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए क्रेन का यूज होता है, तो क्रेन बहुत जटिल मशीन हो गई, कॉम्प्लिकेटेड मशीन हो गई, और हमें क्या पढ़ना है, सिंपल मशीन। समझ में आ रही बात यहां पे ना। हाँ, तो क्रेन जो होती है वो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड उसका स्ट्रक्चर है। हम लोग सिंपल मशीनों से शुरू करेंगे और उन्हीं मशीनों के कंपोजिशन से क्रेन बना हुआ है। क्रेन अपने आप में कई छोटी छोटी मशीनों का क्या है, योग है। जैसे मोबाइल फोन क्या है, कैमरा का काम करता है, टीवी का काम करता है, तो टीवी का भी मैकेनिज्म उसमें है, कैमरे का भी काम है, टॉर्च का भी काम कर रहा है, वो समय देखने के लिए घड़ी का भी काम कर रहा है वो, तो एक फोन मल्टीपल काम कर रहा है। तो इसी तरह जो बड़ी मशीनें होती हैं वो कई सिंपल छोटी मशीनों का कंपोजिशन होती है। समझ में आ गई बात यहां पे। इसी तरीके से हम लोग सिंपल मशीनों से शुरू करेंगे। आपको मालूम है सिंपल मशीन क्या होती है, जब मशीन शब्द आया वजूद में आया तो उस समय देखिए आप अभी भी कुछ चीजें उठाने, जैसे आप मैं एग्जांपल दूं कि आपकी कार खराब हो गई। अच्छा, हम लोग तो गरीब हैं, कार का एग्जांपल नहीं ले सकते हैं। मान लेते हैं एक पल के लिए कि आप जेई बन गए और आपने कार खरीद ली और कार आपकी खराब हो गई, अचानक उसका टायर पंचर हो गया और उस समय आपको कार उठानी है ताकि आप टायर को खोल करके निकाल के दूसरा टायर लगा सके। आसपास कैसे आप टायर को उठाएंगे, जल्दी मुझे जवाब दीजिए। तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप अरे भाई आपकी गाड़ी है, मान लीजिए ये आपकी गाड़ी है, यहां पे आपकी गाड़ी है, यहां पे खराब हुई और इसके नीचे क्या था, आपने टायर लगाया हुआ था, ऐसे ऐसे टायर लगाया हुआ था। तो आप कुछ मत करिए, इसको उठाना है तो यहां पे एक बड़ी सी छड़ लीजिए, बड़ी सी छड़ इसके बोनट वोनट में कहीं फंसाइए और नीचे एक दो चार ईंटें ऐसे रख दीजिए, दो चार ईंटें रख दीजिए और इस छड़ को थोड़ा लंबा कर लीजिए, इस छड़ को थोड़ा लंबा कर लीजिए। अब बताइए यहां हल्का सा लोड लगाएंगे तो ये कार क्या हो जाएगी, तुरंत पीछे से उड़ जाएगी कि नहीं उड़ जाएगी। हाँ, जैक भी नहीं है, उठाने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहां पे एक बड़ी सी छड़ कहीं से ढूंढेंगे या लंबी सी डंडी ढूंढेंगे, नीचे कुछ ईंटों को इकट्ठा करेंगे और यहां पर जब आप लोड लगाएंगे तो बड़ी आसानी से कार, आपको नहीं लग रहा है कि उड़ जाएगी। हाँ, अलग से यहां यदि आपने लोड लगाया, इस जगह की उठा दे तो नहीं उठेगा, कार को हाथ से उठाएंगे तो नहीं उठेगा। हाँ, लेकिन यदि आप इसको डंडी को लंबा रख के थोड़ा पीछे से यहां लोड लगा दें तो कार इनकी उठेगी कि नहीं, जल्दी बताइए। हाँ, तो ध्यान रखिएगा कि ऐसी मशीन, ये आपने जो एक मशीन बनाई ना, इसी मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। इसी मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। जानते हैं जिन्होंने लीवर के बारे में पहली बार सोचा उन्होंने कहा था कि अगर मुझे एक खूब लंबी सी डंडी दे दी जाए, खूब लंबी सी डंडी, अगर ये छोटी डंडी रहेगी तो बेटा कहा जितना ही लंबा करोगे और बड़ा कर दो और बस ऐसे एक के हाथ से उठा दोगे। अगर ये डंडी को तुम लंबा कर दिए तो एक ही हाथ से उठा दोगे आराम से, बिना कोई जोर लगाए, बस हल्का सा उड़ जाएगा तुम। कारण जानते हो, इन्होंने कहा था लीवर के बारे में जब खोज हुई, बहुत सिंपल ये मशीन तुमने बनाई लीवर, ठीक है ना। अब इन्होंने कहा कि अगर मुझे बहुत लंबी सी डंडी दे दी जाए तो मैं पृथ्वी को अपनी जगह से खिसका दूंगा। इनका यह कहना था कि मुझे अगर खूब लंबी का मतलब पृथ्वी से बहुत बड़ी लंबी, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन इन्होंने बताई कि अगर मुझे इतनी बड़ी डंडी मिल जाए तो मैं पृथ्वी को अपनी जगह से खिसका दूंगा। तो कहना सही था क्योंकि ये मोमेंट का कॉन्सेप्ट था।
आप जानते हैं कि अगर यहां पर रिएक्शन है, आप जानते हैं कि रिएक्शन यहां पे यदि है इस तरीके से, और यहां पर क्या है, एक लोड है, यहां पे दूसरा लोड है, तो आप जानते हैं कि ये बहुत नजदीक आपने लगा। अच्छा, ये भी ऐसा नहीं है कि इसको उठा के यहां कर देंगे तब भी गड़बड़ है। तो आप जानते हैं कि कोई चीज यहाँ पे लोड लगा हुआ है, यहां से लोड लगाना और इसको इसके पास करेंगे, ये दूरी बढ़ती है जैसे जैसे। तो आप जानते हैं कि ये लोड P है, P1, और ये अगर P2 है, और ये दूरी यदि यहां से यहां तक x है और ये दूरी y है, तो आप जानते हैं कि P1 इंटू एक्स बराबर P2 इंटू वाई होगा। तब आप अच्छे से जानते हैं कि P2 कितना भी ज्यादा रहे, यदि हम y को कम कर दें इधर, क्योंकि ये दोनों का ये बराबर है आपस में, समझ रहे हैं नहीं बात यहाँ पे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि आप P1 आप लोड लगा रहे हैं जो आपको कम करना है, तो आप x को बढ़ा दीजिए, अपने आप P2 इंटू वाई के बराबर हो जाए। अब गलती से इसको अगर आप इधर आलम्ब को खिसकाने लगे, यानी इसको इधर लाने लगे, तो ऐसी स्थिति में ये गैप क्या होगा, बढ़ने लगेगा, फिर P2 इंटू वाई भी बढ़ जाएगा, बल्कि उल्टा P1 इंटू एक्स कम होने लगेगा। तो इस आलम्ब को इसके जितने पास रख करके आप लोड लगाएंगे उतना ही ये बेटर काम करेगा। बात समझ आ रही है? तो ये एक सिंपल लीवर था जो सबसे पहली सिंपलेस्ट लिफ्टिंग मशीन है, ये सिंपलेस्ट लिफ्टिंग मशीन। लेकिन इसमें भी हम लोग, आप समझिएगा बात को, इसमें भी हम लोग उतना ज्यादा मैकेनिकल एडवांटेज नहीं निकाल पाए। अब मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, ठीक है ना? हाँ हाँ, रॉड बीच से बेंड हो सकती है, ये एक अलग समस्या है, यानी रॉड मजबूत होनी चाहिए, ये अपने आप में एक बात है। रॉड यदि बेंड हो रही है तो ये तो एक अलग प्रॉब्लम हो गई, रॉड की मटेरियल की क्वालिटी खराब है। समझ रहे हैं कि नहीं बात? समझ रहे हैं, क्योंकि इस पर भी एक मोमेंट आने लगेगा, आप जब लगाएंगे तो एक मोमेंट काम करेगा। बिल्कुल सही बात है, वो तो एक अलग मसला हो गया ना। हम यहाँ रॉड को रिजिड मानना, मैकेनिक्स पढ़ रहा ना, हम किसी भी मटेरियल के टूटने की बात किए ही नहीं। अभी तक हमने रॉड को या किसी मटेरियल को टूटने या बेंड होने की बात की, अब तक जितना यूनिट हमने पढ़ा उसी पर चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है ना? टूटने और बेंड होने पर चर्चा हम लोग बाद में करेंगे अगले सेमेस्टर में, ठीक है ना? हाँ, कि कितना स्ट्रेस पैदा हो रहा है उसके अंदर, उसका क्या मतलब है, समझ गए? तो अभी मैंने बोला कि एक सिंपलेस्ट लिफ्टिंग मशीन है, ये उतना इफेक्टिव मतलब था, ये काफी अच्छा, लेकिन मैं आपको बता दूं क्या कि ये उतना भी सर ब्रेक कितने फोर्स पर, फोर्स अप्लाई पर होगा, क्या कहना चाह रहे हैं हेमंत? ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपने कभी देखा है कि आप गाड़ी का हल्का सा क्लच दबाते हैं, गाड़ी का कनेक्शन टूट जाता है। आपको मैं और सिंपल बताऊं कि गियर लगातार स्मूथ होते जा रहे हैं, गाड़ी वगैरह चलाते समय देखे होंगे, पहले खटखट कर पहले किक मारनी पड़ती थी। किक जब आप मारते थे तो किक इतना तेज कि पैर तोड़ दे। जनरेटर इंजन चलाते समय हाथ से हैंडल मारना पड़ता था। तो वो सारी मशीनें जो हमारा काफी ज्यादा एनर्जी लेती थी, हमने उनकी जगह पर लगातार इंप्रूवमेंट कर करके ऐसी मशीनें बना दी जो हमारे बहुत ही कम पावर से चल लेती हैं, हमें बहुत कम एनर्जी देनी पड़ती है। इसी तरीके से आप कभी देखें कार वगैरह पे हल्का सा, अच्छा सोचिए कोई कार बहुत तेजी से चल रही है और उसमें ब्रेक नहीं और आपको उसको रोकना है, उसको रोकने के लिए उसके पहिए को आपको रोकना पड़ेगा, आप रोक लेंगे, लेकिन आप एक हल्का सा ब्रेक ऐसे लगाते हैं पूरा पहिया रुक जाता है। यानी कि आपने बहुत कम लोड लगा करके बहुत बड़ी चीज को रोक दिया। यानी हमें यही मशीनों में लगातार इंप्रूव करना है कि हम कम से कम इनपुट एनर्जी दें और उधर से आउटपुट इतना तेज निकले कि गाड़ी मोटर सब रोक। तो हमारा प्रयास लगातार यही है, इसी पर चर्चा हम करने जा रहे हैं, पूरी चर्चा भी हम लोग करेंगे इसी पर, एक एक चीज को समझ के। तो पहली चीज मैंने आपको समझाई कि मशीन क्या होती है, दूसरा मैंने समझाया कि मैकेनिकल मशीन क्या होती है, किसी भी ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में बदलने वाली मशीन है, जैसे बल्ब फोन सब मशीन। लेकिन यदि मैं बात करूं मैकेनिकल मशीन की, जो यांत्रिक मशीनें हैं, तो बल्ब और फोन मैकेनिकल मशीन नहीं है, जबकि फैन क्या है, मैकेनिकल मशीन है। बात समझ में आ रही है ना? इसी तरीके से जब आप आपका बाइक यूज करते हैं तो बाइक को आप फ्यूल के रूप में आप देते उसको है केमिकल एनर्जी। फ्यूल में क्या होती है, केमिकल एनर्जी होती है। इसी फ्यूल को पहले इस फ्यूल को जला करके हीट एनर्जी में चेंज किया जाता है
और इसी हीट एनर्जी को तब चेंज किया जाता है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में, तब गाड़ी आपकी चलना शुरू कर देती है। यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीनों के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं। अब आप मशीनें समझ गए तो कुछ मशीन से जुड़ी हुई परिभाषाएं भी समझ लीजिए। एक परिभाषा सिंपली आपने देखा, एक अभी देखा आपने मशीन क्या है। अब एक चीज समझिएगा, लोड या जिसको हिंदी में बार बार मैं यूज करूंगा बोझ, ठीक है ना, बोझ। तो किसी भी मशीन के द्वारा जो कोई भार आप उठाते हैं, हम सिंपल लिफ्टिंग मशीन की बात करें, किसी भी मशीन के द्वारा जो भी भार आप उठाते हो उसी को हम लोग उस मशीन के द्वारा उठाया गया लोड या बोझ कहते हैं। जनरली पूरे मैकेनिक्स में मैं लोड को W से प्रदर्शित करूंगा। मैं लोड को किससे प्रदर्शित करूंगा, W से प्रदर्शित करूंगा। मशीनों को समझने के लिए मैं कुछ चीजें पहले आपको समझा रहा हूं, जब वो समझ जाएंगे तब आप मशीन को समझने लगेंगे, तब आप अच्छी मशीन बनाने का भी प्रयास कर सकते हैं, ठीक है ना। एक बोझ हुआ, जो मशीन कोई भी मशीन होगी, अगर वेट लिफ्टिंग है यानी वो लोड उठाने वाली मशीन है, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई बोझ होगा जिसको वो उठा रही होगी। उससे जुड़ा हुआ एक चीज होता है एफर्ट, जिसको आयास या प्रयास बोलते हैं। दूसरी चीज होती है, पहला इसको लोड, दूसरा मान लेते हैं एफर्ट, यानी इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं आयास, आयास या फिर प्रयास, ठीक है ना। आयास या प्रयास, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एफर्ट। एफर्ट को हम लोग पूरे मैकेनिक्स में P से डिनोट करेंगे, यानी जो फोर्स हम मशीन को देते हैं। यानी मशीन से कोई काम करवाना है, मतलब 500 किलो उठवाना है, तो हमको कुछ तो उसको देना पड़ेगा। अब वो अलग की बात है कि हमारे दिए गए 10 केजी के लोड को वो 500 केजी में कन्वर्ट करके उठा देगी। अभी हम लोग ये भी पढ़ेंगे बेटा कि कैसे तुम भी चाहो तो एक सिंपल मशीन बना सकते हो जिस पर तुम केवल 10 किलो का लोड लगाओगे और उधर से वो 500 किलो का लोड उठाने के लिए आउटपुट दे देगी। मशीन आउटपुट दे देगी 500 किलो का, आ लगाओगे तुम केवल 10 किलो। हाँ हाँ बिल्कुल, हर मशीन के पास अपनी लोड उठाने की कैपेसिटी होती है। वो कैसे आएगी वो भी मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा वेट करिए, सब कुछ समझ में आएगा। तो पहले हमने आयास लोड देखा, दूसरा आयास या प्रयास, यानी मशीन को दिया गया ऊर्जा या मशीन पर लगाया गया बल, वो होता है प्रयास। अब प्रयास एक तरीके से बल है, ऊर्जा मैं नहीं कहूंगा। बल को हमेशा इसको किस में नापेंगे हम लोग, तो न्यूटन में ही नापेंगे, ठीक है ना। और ये लोड भी किस में रहेगा, न्यूटन में रहेगा, यानी उठाया गया लोड और प्रयास दोनों न्यूटन में रहेगा। अब एक चीज इसी के साथ में आती है, एक चीज इसी का भाई, मैकेनिकल एडवांटेज। सुनिए ध्यान से, यहां पे क्या आता है, मैकेनिकल एडवांटेज, यानी सबसे मशीन का इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम लोग यांत्रिक लाभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यांत्रिक लाभ। यानी इस ये क्या होता है यांत्रिक लाभ, तो किसी भी मशीन के द्वारा, हाँ सर अगेन रिपीट लोड, अरे यार कोई मशीन से कुछ उठाते वही लोड, अभी कार दिखाए हैं, कार में तुम अभी थोड़ी देर पहले लोड नहीं जानते हो क्या, ये कार उठाना था तो ये कार ही क्या है, यहाँ पे लोड का काम कर रही है, और यहाँ पे जो तुम फोर्स लगा रहे हो उठाने के लिए वो P है। P माने प्रयास या एफर्ट है। तो ढंग का क्वेश्चन पूछो भाई, अभी तो पूछने लायक कुछ आया ही नहीं। तो मैं कह रहा हूं एक चीज आती है यांत्रिक लाभ, कोई मशीन कितना बेनिफिटेड है, यानी कितनी बेनिफिट हमको देने वाली है, वो उसके मैकेनिकल एडवांटेज पे निर्भर करता है। मैकेनिकल एडवांटेज को जनरली m.a. से दिखाएंगे। मैकेनिकल एडवांटेज वो होता है वेट लिफ्टेड अपॉन एफर्ट अप्लाइड। वेट लिफ्टेड यानी जो लोड उठाया गया डिवाइडेड बाई एफर्ट अप्लाइड। एफर्ट अप्लाइड यानी कितना इसके द्वारा हम बल लगाए। मान लीजिए कि हमने 10 केजी का लोड लगा के जो एग्जांपल दिया था 500 केजी का लोड उठा दिया, तो कितना लोड उठाया गया 500 केजी, हमने कितना लगाया था 10। तो इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, तो 50 हो जाएगी मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू। यानी हम 50 गुना जितना दिए उसका 50 गुना हम प्राप्त किए। तो ऐसी मशीन कहां से मिलेगी, तो बनाएंगे। यही जितना ज्यादा आप बढ़ाते चले जाएंगे उतना ही आपका मशीन क्या होगा, बढ़िया काम करेगा। बात समझ आ रही, उतना ही आपका मशीन क्या करेगा, बढ़िया काम करेगा, मैकेनिकल एडवांटेज अच्छा मिलेगा उस मशीन का। सबको समझ में आया कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है। इसी से जुड़ा हुआ एक चीज होता है, मैंने इन
तीन चीजें समझे तो चौथा और समझ लीजिए। एक चीज होती है वेगानुपात, चौथी चीज होती है एक चीज जिसको बोलते हैं हम लोग वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो यानी इसको बोलते हैं हम लोग क्या, वेगानुपात। सुन लीजिए ध्यान से, वेगानुपात। कुछ लोगों को कान में दर्द हो रहा हो तो मैं कुछ दिखा दूं उनको, सुनिए ध्यान से। यहाँ पे जिनके भी कान में दर्द हो रहा है उनको नोट कहेंगे सर हमको नोट से नहीं बनाने दे रहे हैं, तो ठीक है जरा इसको आप लोग देख लीजिएगा ये क्या है। ये आपका देखिएगा नोट सही है कि गड़बड़ है, जरा देखिएगा तो। पेज आपका खुला, जरा एक बार एक नजर देख लीजिएगा, एक नजर जरा देख लीजिएगा कि मशीन क्या है, यांत्रिक मशीनें क्या होती हैं, जरा देख लीजिए कुछ ठीक ठाक पढ़ा रहा है शर्मा कि नहीं। बोझ क्या होता है देख लीजिए, प्रयास क्या होता है, आयास। मैं रुका हूं एक एक सेकंड जरा देख लीजिए। यांत्रिक लाभ, मैकेनिकल एडवांटेज, यही मैं आपको बताया हूं अभी कि मैकेनिकल एडवांटेज उठाया गया भार और लगाया गया प्रयास का अनुपात होता है, W/P होता है। सही है क्या ये सब? ऐसा नोट्स मिल जाएगा तो ठीक रहेगा, जैसे पढ़ा रहा हूं ऐसे ही पढ़ाऊं कि नोट से पढ़ा दूं, इसी नोट से पढ़ा दूं कि उसी तरह जैसे पढ़ा रहा था वैसे पढ़ाऊं। नोट से पढ़ना तो कोई दिक्कत नहीं, यही खुला है नोट्स, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, देख लीजिए यहां पिछले लेक्चर का पीडीएफ लग जाएगा, अभी मैं उसको सही कर रहा हूं, अभी सही कर रहा हूं, थोड़ा बना लूंगा पीडीएफ तो लगा दूंगा। उसमें इंग्लिश का कन्वर्जन अभी नहीं हुआ, हो जाएगा तुरंत लगा दूंगा। तुम लोग को मैं बहुत सीरियस लेके नोट्स बनाता हूं, बहुत सीरियस लेके तुम लोग का नोट्स मैं तैयार करता हूं, तो चिंता मत करो मिल जाएगा। खराब देना हो तो अभी दे दूं। मेरे नोट्स में तुमको एरर ना के बराबर मिलेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है ना। मेरे नोट्स में एरर ना के बराबर मिलेगी। तो बेटा ये सब देखो वेगानुपात वगैरह यहाँ पे दिया गया है सब, तो सब पढ़ाऊंगा, परेशान मत हो, ठीक है। नोट्स मिल जाएगी तुमको, परेशान होने की जरूरत नहीं, यही टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। वेगानुपात, तो देखो वेगानुपात की जो परिभाषा दी गई वो तो ये दी गई कि किसी भार को उठाने में, किसी भी भार को, जैसे भार लगा था यहाँ पे, यहाँ हम इसको खींच रहे थे ये उठ रहा था, तो किसी भी भार को उठाने में प्रयास द्वारा चली गई दूरी तथा भार द्वारा चली गई दूरी के अनुपात को वेगानुपात कहते हैं। अब मान लीजिए यहां पे, सपोज करिए यहां पे कि हम लोग यहां पे कोई चीज उठाए, इस तरीके से सपोज करिए, ऐसे समझिए, चलिए आप देख रहे हैं अगर हम कभी भी यहां पे, ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा जरा, अभी मैं एक चीज दिखाऊंगा। अगर आप पहले पोजीशन मान लो किसी चीज की ये थी, पहले किसी चीज की पोजीशन ये थी और आप इस पर कोई लोड यहां पर रखा हुआ था भारी सा, और आपने इस पर लोड लगाया ऐसे, तो जब आप लगाते हैं और इसको सोचते हैं, ये ब्लू वाली लाइन पर ध्यान दीजिएगा, जब आप लगाएंगे तो ये ऊपर उठेगा, तो ये बेटा पहुंच जाएगा यहां पे, और आप कुछ दूरी आपने तय की, मान लीजिए दूरी है x, आपके प्रयास P द्वारा x दूरी चली, ठीक है ना, आपके प्रयास P द्वारा x दूरी चली, और जो लोड उठा ऊपर वो चला गया y दूरी उठ गया। जरूर नहीं कि अपोजिट डायरेक्शन में उठे, ठीक है ना, जरूर नहीं कि अपोजिट डायरेक्शन में उठे। आपने लोड लगाया तो आपने अपना प्रयास लगाया तो उधर लोड भी उठा, लोड को हम लोग W से दिखाते हैं। तो प्रयास द्वारा चली गई दूरी और भार द्वारा चली गई दूरी के अनुपात को वेगानुपात कहते हैं। तो कहेंगे कि सर ये तो दूरियों का अनुपात है, x/y। किताब में आपको यही मिलेगा कि प्रयास द्वारा चली गई यानी डिस्टेंस, ऐसे लिख देगा वेगानुपात की, आप भी यही परिभाषा यही देंगे आप, ठीक है ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेट, ये होता है जो कि x अपॉन वाई, यही होता है वेगानुपात यानी वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो का यही फार्मूला है। तो हम लोग कहेंगे कि किसी भार को उठाने में प्रयास द्वारा चली गई दूरी तथा भार द्वारा चली गई दूरी के अनुपात को वेगानुपात कहते हैं। इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो इसी लेक्चर में मैं करा दूंगा, और ये सब डेफिनेशन भी पूछी जाती है, ये सारी डेफिनेशन भी पूछी जाती है, साथ में न्यूमेरिकल भी कुछ बनते हैं, वो भी कराऊंगा। तो ये जितना डेफिनेशन आपसे पूछ देगा कि वेगानुपात क्या है समझाइए, तो आपको ये बताना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूं। पीछे जो मैं आयास वयास से तो नहीं पूछता है, लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज और ये आपका वेलोसिटी रेशियो, ये दोनों पूछता है, तो इनको तैयार रखना पड़ेगा। परिभाषा भी इनका फार्मूला जो सिंपल सा लिखा गया यहाँ पे, समझ में आ गई बात यहाँ पे। अब बात आती है कि वेलोसिटी रेशियो तुमको क्या लग रहा है नाम से, वेगानुपात में वेगों का अनुपात होना चाहिए था ना, तो दूरियों का अनुपात क्यों हो गया? ठीक है ना। तो यहां बस सिंपल सी कहानी है कि x अपॉन वाई ये दूरियां हैं जो ट्रेवल की गई। अच्छा, किनको लगता है कि ये आपस में बराबर होंगी, x और y आपस में बराबर होंगी? किनको किनको लगता है? देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं है, अगर फलक्रम आपका जरा सा भी गड़बड़ करेगा तो ये दूरियां घट बढ़ सकती हैं। जैसे अभी जो स्थिति आपको दिख रही है, अभी जो स्थिति दिख रही है, जब अगर यही आलंब यानी फलक्रम इधर खिसका दिया जाए तो लोड इतना ही दूरी ट्रेवल किया है वाई, जबकि प्रयास को इतनी दूरी चलनी पड़ गई, तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि दूरियां आपस में बराबर होंगी। और अच्छा ही है बराबर ना, यदि दोनों दूरियां आपस में बराबर रहती हैं तो इसका मतलब आपको कोई मैकेनिकल एडवांटेज मिल नहीं पाएगा। और वेलोसिटी रेशियो भी आपका क्या होगा, 1 के बराबर होगा, यानी दोनों दूरियां x और y बराबर है, तो उस समय कोई फायदा नहीं है। वेलोसिटी रेशियो क्या होगा आपका, 1 हो जाएगा, तो गड़बड़ है ना, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। हमको तो ऐसा करना था कि अच्छा देखिए, कार भी जब हम लोग उठा रहे थे तो यहां आप उठाए, कार को हल्का सा उठाने के लिए आपको बहुत ज्यादा नीचे लाना पड़ता, यानी वेलोसिटी रेशियो क्या रखना पड़ता, हमको हाई रखना पड़ता। तो आप ट्रेवल ज्यादा करते, ये ट्रेवल कम करता, तब ऐसा होता। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको बता रहा हूं कि वेलोसिटी रेशियो में x को जितना ज्यादा आप रखेंगे उतना ही मैकेनिकल एडवांटेज आप ज्यादा लेते। तो वेलोसिटी रेशियो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसका नाम वेलोसिटी रेशियो क्यों रखा गया, देखिए असल में ये वेगों का ही अनुपात। मैं अगर इसको लिखूं डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट, तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ, देखो ये कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट आर्म या एफर्ट पॉइंट, एफर्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है, जो ये पहले पॉइंट ये था और यहां पहुंचा, तो बस जब तुम लोड लगाओगे तो मान लो ये टी टाइम में यहां आ गया, टाइम लिया टी इसमें, उधर से भी ये उठ गया, तो क्या देखो, तुम यहां से यहां ऐसे अगर खींचे और टी टाइम लगा तो भले वो दूरी कम है लेकिन टाइम टी ही लगेगा, ऐसा नहीं लग रहा तुमको? जैसे खींचोगे भले ही वो उतना ही उठेगा, बट जितना तुमको नीचे आने में, देखो तुम साथ साथ ही उठा रहे हो उसको, तो तुम झटके से खींचोगे तो भी झटके से उठेगा, तुम धीरे धीरे उठाओगे तो भी उठेगा, यानी भले ही वो वाई चलेगा लेकिन टाइम दोनों में टी ही लगेगा। ये बात सबको क्लियर है कि नहीं? तो बेटा इसीलिए अगर मैं वेलोसिटी का रेशियो बोलता हूं कि वेलोसिटी रेशियो, तो मान लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ एफर्ट पॉइंट आर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ क्या, लोड पॉइंट, यानी लोड जिस पॉइंट पर उस वो पॉइंट किस तरह से ट्रेवल कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में वेलोसिटी क्या होती है, दूरी बटा समय, यही ना होगा। हाँ, जैसे दूरी है x और टाइम लगा t, तो वेलोसिटी क्या होगी, तो होगी x बाई टी। और नीचे क्या होगा, जो दूरी y चला वो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो अब दोनों में टाइम t लगा है, तो यही t कट करके x बाई y आ जाता है। ये दोनों वेलोसिटी का ही रेशियो था, लेकिन चूंकि वो भी टी टाइम में हुआ है, वो भी टी टाइम में, इसलिए अंत में वो दूरियों का ही रेशियो बचता।
इसीलिए सीधे बोल देते हैं कि वेलोसिटी रेशियो इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एफर्ट डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई वेट। कितने लोगों को वेलोसिटी रेशियो की परिभाषा समझ में आ गई? हाँ, नाम कंफ्यूज करता है तो उसका भी रीजन मैंने आपको बता दिया कि वेलोसिटी का रेशियो जो वेगानुपात होता है, वेगानुपात क्यों दो दूरियों का अनुपात है, एक दूरी जो प्रयास द्वारा चली गई और एक दूरी जो लोड द्वारा चली गई। समझ में आ गई? तो इसका यूनिट मैंने कहां लिखा है आपका? अगर दो सिमिलर चीजें हैं तो उनका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है ना? समझ में आ गई यहां पे बात? ये सारी परिभाषाएं आपको याद रखनी है बेटा। वेलोसिटी रेशियो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैकेनिकल एडवांटेज भी आपको याद रखना है क्या होता है। मैकेनिकल एडवांटेज क्या था? उठाया गया भार बटे लगाया गया आयास या एफर्ट। समझ में आ गई बात? वो मैकेनिकल एडवांटेज था। क्लियर है सभी को? ये भी आपको समझ में आ गया कि वेलोसिटी रेशियो क्या होता? चलिए, बहुत बढ़िया, मैंने वेलोसिटी रेशियो समझ गए। अब आते हैं हम लोग दूसरा एनर्जी पर। इनपुट एनर्जी क्या होती है? किसी भी मशीन में एक चीज आती है इनपुट एनर्जी, और दूसरी चीज जो आपकी आती है वो होती है आउटपुट एनर्जी। क्या होता है दोनों? आउटपुट। ये क्या चल रहा है तो मैं कहूंगा मशीन को पढ़ने से पहले उसके कुछ शब्दों का ज्ञान ले रहे हैं। शब्द कौन कौन से? मशीन से जुड़े हुए। क्या क्या? मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, वेलोसिटी रेशियो क्या है, उसके साथ में इनपुट एनर्जी क्या है, आउटपुट एनर्जी क्या है। इनपुट एनर्जी वो एनर्जी होती है जो मशीन को हम देते हैं। हमने जो लोड लगाया यहाँ पे तो हमने मशीन को एक एनर्जी दी, उसको इनपुट एनर्जी कहते हैं। इनपुट एनर्जी को हम लोग दत्त ऊर्जा भी कहते हैं। दत्त मतलब दी गई, दत्त ऊर्जा का मतलब दी गई ऊर्जा। और मशीन जो हमें आउटपुट देती है वो होती आउटपुट यानी उपलब्ध ऊर्जा या प्रदत्त ऊर्जा। ठीक है ना? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपलब्ध ऊर्जा। यानी मशीन हमें जो वापस करती है या मशीन जो एनर्जी रिलीज करती है उसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट एनर्जी। तो ये एनर्जी कैसे निकलेगी? तो यदि किसी, जैसे हम बार बार एग्जांपल लीवर का ही ले रहे हैं, यदि मैं यहां पे लोड लगा करके इसको इस दूरी तक ट्रेवल कराया हूं, प्रयास P लगाया, लोड फोर्स है ना, लोड एक तरीके का क्या है, फोर्स ही तो हमने लगाया, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस। नहीं समझे बात को? उधर जो लोड आया इंटू डिस्टेंस y, ये लोड W इंटू y। तो जो हमने दत्त ऊर्जा, हमारे द्वारा दी गई ऊर्जा जो होती है इनपुट एनर्जी, वो फोर्स इंटू डिस्टेंस, यही क्या होता है? एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? वर्क बराबर एनर्जी, या वर्क बराबर F इंटू डी, मतलब लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट, वही तो एनर्जी होती है। तो इसीलिए एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा P इंटू एक्स, जो कि क्या होगा? इनपुट एनर्जी। और वहीं यदि मैं उपलब्ध ऊर्जा की बात करूं तो वो उठाया गया भार अगुणे उस भार के द्वारा चली गई दूरी इंटू, यानी W इंटू वाई क्या होगी? उपलब्ध ऊर्जा होगी। ठीक है ना? हाँ, समझ गए कि नहीं बात की? इनपुट और आउटपुट एनर्जी समझ में आया कि नहीं? सब आसान चीज है, कोई बड़ी बात नहीं। अब यहीं से आती है मशीन की दक्षता यानी एफिशिएंसी। देखिए, वेगानुपात तो बता रहा था कि भाई अपने कितना मशीन से लोड उठा लिया। कभी ये मत सोचिएगा कि आप मशीन को जितनी ऊर्जा देंगे वो उससे ज्यादा ऊर्जा आपको आउटपुट में दे देगी, वो कभी नहीं देगा। यानी एक आइडियल मशीन वो मशीन होती है जो मशीन की 100% एनर्जी को कन्वर्ट करती है। वो हाइपोथेटिकल है, वो कभी भी इस दुनिया में पाई जाने वाली मशीन नहीं। यानी कि यदि हम लोग उपलब्ध ऊर्जा जो प्राप्त किए ऊर्जा मशीन से, वो W इंटू वाई है, और जो एनर्जी हमने इनपुट दी वो P इंटू एक्स। तो मैं कह सकता हूं यहां पे एक और टर्मिनोलॉजी को, एफिशिएंसी ऑफ मशीन, यानी मशीन की दक्षता क्या होगी। एक चीज और समझने का प्रयास यदि हम लोग करें, एफिशिएंसी ऑफ मशीन यानी मशीन की दक्षता। ये सब कुछ पूछता है 2-2 नंबर के क्वेश्चन में, मशीन की दक्षता। तो ये क्या होता है? तो किसी मशीन की आउटपुट एनर्जी तथा इनपुट एनर्जी के अनुपात को उस मशीन की दक्षता कहते हैं। यानी किसी मशीन के आउटपुट एनर्जी कितना मिला हमको और उसके
इनपुट एनर्जी के अनुपात को मशीन की दक्षता कहते हैं। जनरली हम लोग इसको ईटा से दिखाते हैं, तो यहां पे हम लोग लिखते हैं आउटपुट एनर्जी अपॉन क्या लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, इनपुट एनर्जी अपॉन क्या लिख देते हैं हम लोग, इनपुट एनर्जी। समझ में आई या नहीं बात बताइए, बात समझ में आई या नहीं बताइए। तो ये हुआ मशीन की दक्षता का फॉर्मूला, बात समझ आ रही है। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसी को थोड़ा सा सॉल्व करके हम लोग देखें क्या होता है। क्या दक्षता की कोई और परिभाषा भी हो सकती थी? पहला आउटपुट एनर्जी जितना प्राप्त किया और इनपुट एनर्जी, इसी के अनुपात को हमने बोला क्या, मशीन की एफिशिएंसी दक्षता। तो अगर इसको लिखें तो आउटपुट एनर्जी क्या थी, तो W इंटू वाई, आउटपुट एनर्जी थी W इंटू वाई, और डिवाइडेड बाई ये था इनपुट P इंटू एक्स, ये क्या था, इनपुट एनर्जी था। तो इसी को यदि हम लोग थोड़ा सा सही करके लिखें तो ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, कि W बाई पी, यहां पे ऐसे W बाई पी भी लिख सकते हैं। अच्छा ऐसा लिख सकते हैं कि X अपॉन वाई, बताइए ये y को इसके नीचे भेज सकते हैं x के, अरे मैथमेटिक्स है, W बाई पी, अरे ये इसको वैसे भी ऊपर भेजेंगे वही बात हो जाएगी। तो इसी को यदि हम लोग ऐसे लिखें कि W बाई पी और नीचे ये x बाई वाई, अभी थोड़ी देर पहले आपने इसको कुछ बोला था, x बाई वाई क्या था बताइए, थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि सर x बाई वाई ये प्रयास द्वारा चली गई दूरी है और ये भार द्वारा चली गई दूरी है, बताइए है कि नहीं, प्रयास द्वारा चली गई दूरी और भार द्वारा चली गई दूरी है। इसको अभी हम लोगों ने वेगानुपात बोला था, या चलिए इसको ऐसे समझेंगे, वेलोसिटी रेशियो, ये नीचे आ गया। आइए W बाई पी को भी आपने कुछ बोला था, W बाई पी अभी अभी आपने पीछे बोला था क्या, देख लीजिए ना, W बाई पी को आपने देखिए, पहले x बाई वाई को आपने वेलोसिटी रेशियो बोला था, और W बाई पी को आपने यहां पे देखिए मैकेनिकल एडवांटेज बोला था, ये था W और ये था P। तो एक है मैकेनिकल एडवांटेज और दूसरा वाला है VR, यानी फॉर्मूले में आ जाएगा यहां पे क्या, ये W बाई पी को हम लोग बोल रहे हैं क्या, मैकेनिकल एडवांटेज, और नीचे ये तो W बाई पी ऊपर चला गया मैकेनिकल एडवांटेज पूरा एक साथ, x बाई वाई को हम लोग बोल रहे हैं वेलोसिटी रेशियो। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि मशीन की दक्षता का ये भी फॉर्मूला है, मशीन की दक्षता का ये भी फॉर्मूला है कि मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, वेलोसिटी रेशियो। समझ में आई कि नहीं बात। अब ये चीज कभी ऐसा नहीं आप पाएंगे कि हमने जितना इनपुट दिया यानी P इंटू एक्स का वैल्यू जो होगा वो पूरी तरह से, जैसे हम कई मशीन को ऊर्जा दिए तो पूरी तरह से उस ऊर्जा को वो आउटपुट में दे दे या उससे ज्यादा दे दे, ऐसा सवाल ही नहीं होता है। हम जितना भी ऊर्जा देंगे वो कुछ ना कुछ ऊर्जा लॉस होके हमें आउटपुट मिलता है। लॉस कई रूपे में हो सकता है, एक तो कई बार मशीन खटपट करेगी, कहीं लड़ेगा घिसेगा, घर्षण होगा, तो देयर आर लॉट ऑफ रीजंस ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। एनर्जी कभी भी 100% हमको आउटपुट के रूप में नहीं मिल सकती, जितना आप देंगे उससे कम ही एनर्जी उधर से आपको मिलेगी। इसका यह मतलब मत समझिएगा कि जितना लोड आप लगाएंगे उससे ज्यादा नहीं उठा सकते, हम कम ही एनर्जी में ज्यादा लोड उठा लेंगे, वो अलग की चीज होगी। लोड ज्यादा उठाना अलग का चीज है, उससे मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ता है। मैकेनिकल एडवांटेज यदि 1 से कम है तो बेकार मशीन है। मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा 20, 50, 100, 500, 1000 होना चाहिए ताकि हम कम लोड लगा के ज्यादा उठा सके। लेकिन जो आप एनर्जी देते हैं, एनर्जी में और लोड में अंतर है। एनर्जी जो आप देंगे वो 100% एनर्जी कभी भी आपको वापस नहीं मिलेगा। मैकेनिज्म ऐसा सेट करना पड़ेगा मशीन का कि कम ही एनर्जी में हमको ज्यादा क्या हो जाए, आउटपुट मिल पाए। समझ में आ गई बात। तो आपने देखा कि एफिशिएंसी मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो होता है, ये एक फार्मूला बना आपका। अब इसी से जुड़ा हुआ एक शब्द होगा आइडियल मशीन। क्या चीज? आइडियल मशीन। अब ये आइडियल मशीन क्या होता है, जिसको हम लोग आदर्श मशीन बोलते हैं। आदर्श मशीन बताइए। आदर्श मशीन का मतलब होता है ऐसी मशीन जिसका 100% एफिशिएंसी हो।
ऐसी मशीन जिसकी दक्षता 100% हो, यानी इसमें घर्षण वगैरह के कारण कोई हानि ना हो रही हो, पूरी तरह से उपलब्ध ऊर्जा जो है हमें मिल जाए जितना ऊर्जा हमने दिया था मशीन को। ऐसी मशीन एक्चुअल में मिलना नामुमकिन है, लेकिन हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि हम इस मशीन के एकदम पास पहुंच जाएं, ऐसी मशीन हम बना दें। लगातार खोजों से, मैकेनिज्म में हो रहे बदलावों से हम अपनी ऊर्जा का 100% प्रयोग करना चाहते हैं। हालांकि यह संभव नहीं है, लेकिन हम उसके पास पहुंचने का प्रयास करेंगे। इसलिए क्या होता है कि ऐसी ऐसी मशीनें, जैसे अब क्या हो रहा है, पहले बल्ब 100 वाट का लेता था, यानी जो हम देते थे उसको बहुत ज्यादा वो ऊर्जा लेता था, तब जाके बल्ब जलता था। अब हम लगातार क्या करें, वही रोशनी हमको चाहिए थी, लेकिन अब हमें ऊर्जा बहुत कम देनी पड़ रही है। अब 5 वाट 10 वाट इतना ही का हमारा एलईडी आ जा रहा है, उससे काम हो जा रहा है। पहले CFL, सबसे पहले तो वो टंगस्टन वाला बल्ब आता था, उसके बाद धीरे धीरे CFL आया एक टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। CFL के बाद फिर LED आ गई। लगातार ऊर्जा हम अपनी कम करते जा रहे हैं, उधर से हमको सेम ऊर्जा मिल रही है, तो हमारी एफिशिएंसी लगातार क्या हो रही है, हमारी एफिशिएंसी लगातार क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो यही एफिशिएंसी पर ही सारा हम लोग का खेल है कि ऐसी मशीन बने कि लगातार एफिशिएंट हो मशीन। समझ में आ रही बात यहां पे। इसीलिए आइडियल मशीन एक हाइपोथेटिकल मशीन है जिसमें क्या होगा, 100% एनर्जी मानी जाएगी कि हमको मिल गई वापस। लेकिन जो व्यवहारिक मशीन होगी, जिसको हम लोग प्रैक्टिकल या रियल मशीन कहते हैं, प्रैक्टिकल। अब इसका मतलब समझ गया ना कि व्यवहारिक मशीन क्या होगा। व्यवहारिक मशीन का बेटा जो ईटा होता है ना, वो 1 होता है, या परसेंटेज में कहें तो 100% होता है। समझ में आ रही बात है यहाँ पे ना। n 1 होने का मतलब हुआ, ये भी ध्यान रखिएगा कि n 1 है तो इसका मतलब मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो बराबर 1 है, क्योंकि n बराबर ये आया था अभी पीछे, n मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वीआर ही तो ईटा था, अब बराबर 1 है। इसका मतलब आइडियल मशीन के लिए मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है वेलोसिटी रेशियो के। ये चीज का ध्यान रखिएगा, मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के बराबर होता है एक आइडियल मशीन के लिए। जबकि प्रैक्टिकल मशीन में, ये ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिकल जो मशीनें होती हैं या जिनको रियल मशीनें कहते हैं, ये रियल नहीं है बेटा, ये मिलना मुश्किल है, हाइपोथेटिकल है, कल्पना में है ये। कैसे प्रैक्टिकल जो मशीन होती है उसका ईटा हमेशा 1 से कम होगा, अर्थात मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो हमेशा 1 से कम होगा। इसका अर्थात हुआ कि मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा कम होगा वेलोसिटी रेशियो से। ये बात समझ में आई कि नहीं, बताइए, ये बात समझ में आई कि नहीं। हमेशा मैकेनिकल। अब अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो बोल देगा कि फॉर अ रियल मशीन मैकेनिकल एडवांटेज शुड, ऑप्शन दे दिया, ऑलवेज बी लेस देन वेलोसिटी रेशियो, ऑलवेज बी ग्रेटर देन वेलोसिटी रेशियो, मस्ट बी इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बना देगा, यानी बोल देगा कि ऐसे ऊपर बोल दिया कि किसी वास्तविक मशीन के लिए, नीचे ऑप्शन दे दिया क्या कि वेगानुपात का मान हमेशा यांत्रिक लाभ से अधिक होना चाहिए, वेगानुपात का मान हमेशा यांत्रिक लाभ से कम होना चाहिए, वेगानुपात निश्चित रूप से यांत्रिक लाभ के बराबर होना चाहिए। ऐसे टाइप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे बना देगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, एफिशिएंसी इसका 100% या 1, इसका हमेशा 1 से कम या 100% से कम। कितना लोगों को बात समझ में आ गई? आ गई, बताइए, आ गई क्लियर बात। अब एक टॉपिक हम लोग का आता है लॉ ऑफ मशीन या मशीन का नियम। लॉ ऑफ मशीन या जिसको बोलते हैं हम लोग मशीन का नियम। मशीन का नियम ये क्या होता है? मशीन का नियम सबको समझ में आ रहा है अभी तक का? ठीक है। अब मशीन का नियम क्या है, एक चीज जान लीजिएगा, कोई भी मशीन बेटा हो तुम्हारे पास, कोई भी मशीन हो, ऐसे ही लोड उठाने वाले मशीन की बात कर रहा हूं, वो निश्चित, जैसे आपने कहा ना कि सर हर मशीन का एक क्षमता होता है, तो मैं कहूंगा हाँ, कुछ मशीनें कम लोड लगाने पे ज्यादा लोड उठा देंगी, कुछ मशीनें उतनी अच्छी नहीं है, बहुत लोड लगाना पड़ता है तब उठता है। कुछ पावर स्टीयरिंग गाड़ी में आ रहे हैं आजकल, देख रहे हैं,
पहले जो गाड़ियां चलती थी फोर व्हीलर, उनके हैंडल को खूब ऐसे नचाया जाता था, तब घूमता था। अब हल्का सा ऐसे घुमाइए, घूम जाता है। यानी कि हम हर चीज में ऐसी मशीनों को चाह रहे हैं जो एफिशिएंट हो, और हर मशीन का अपना एक नियम है कि कितना लोड देने पे वो कितना लोड उठाएगी। तो अब मशीन का नियम क्या होता है, सुनिए ध्यान से। किसी भी परिभाषा ध्यान से सुनिएगा, पूछेगा एग्जाम में कि मशीन का नियम समझाइए। किसी भी भार उठाने वाले मशीन के संदर्भ में मशीन पर लगाया गया प्रयास तथा मशीन द्वारा उठाए गए भार के मध्य एक गणितीय यानी मैथमेटिकल रिलेशन होता है, गणितीय संबंध होता है, जिसे मशीन का नियम कहते हैं। दैट मीन्स देयर इज अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द एफर्ट अप्लाइड ऑन द मशीन एंड द वेट लिफ्टेड बाय द मशीन विच इज कॉल्ड द लॉ ऑफ मशीन। यानी हर मशीन का अपना एक लॉ होता है कि वो मशीन इस लॉ से चलती है। दैट मीन्स फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एफर्ट there will be a certain amount of load that can be lifted by that particular machine। यानी हर मशीन जरूर नहीं कि इस पर 10 kg लगाएंगे तो 50 उठा दिया तो वो वाली मशीन भी यही करे। हाँ, पैटर्न को मारिए गोली, लेकिन ऑब्जेक्टिव में कराऊंगा। पैटर्न कोई भी रहे ऑब्जेक्टिव में कराऊंगा, ताकि कल को कोई दिक्कत भी आए तो आप ऑब्जेक्टिव तैयार रखें, ठीक है ना। तो मेरा कहने का यह मतलब है क्या कि हर मशीन का अपना एक नियम है, जरूर नहीं कि हर मशीन उसी एफर्ट पर उतना ही लोड उठाए। तो हमें हर मशीन का वो संबंध ढूंढना भी है, और अगर वो संबंध पता है तो हम आसानी से पता कर सकते हैं कि इस मशीन का, अगर हमें रिलेशन पता है तो हम आसानी से पता कर सकते हैं कि इतना लोड एफर्ट लगाने पे इतना लोड उठे। कैसे, जरा देखिएगा। यदि हम लोग लोड के बीच में, लोड और एफर्ट के बीच में एक ग्राफ खींच लें, यानी इधर दिखा लें लोड को और इधर दिखा लें एफर्ट, ठीक है ना। सुनिएगा, सॉरी, इधर दिखा लें लोड को कि उठाया गया लोड कितना होगा, और इधर दिखा लें पी एफर्ट। यानी हमने मशीन को कुछ एफर्ट दिया तो वो मशीन कुछ लोड उठाएगी। हर मशीन का अपना हिसाब होगा। क्लियर बात है यहां पे, बताइए। तो बेटा ये बताओ, लोड दोगे, मान लो तुम लोड को बढ़ाओगे, जैसे जैसे लोड बढ़ाओ, मतलब एफर्ट बढ़ाओगे, वैसे वैसे मशीन द्वारा उठाया गया लोड भी बढ़ेगा। एक बात बताइए, क्या मैं ऐसा खींच दूं कि सर जैसे जैसे हम एफर्ट बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे उठाया गया लोड भी बढ़ रहा है? क्या ये सही है? तो जनरल केस में फॉर एन आइडियल मशीन के लिए तो ये सही है। लेकिन आपको मैं बता दूं, यदि एक रियल मशीन की बात करूं तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें हमेशा जो एफर्ट आप लगाएंगे तो तुरंत लोड नहीं उठेगा, पहले कुछ वेस्ट हो जाएगा। यानी एफर्ट आप लगाते जाएंगे, खाली एफर्ट क्या होगा, पहले एफर्ट खाली क्या होगा, ऐसे बढ़ता जाएगा, आपका एफर्ट बढ़ेगा लेकिन लोड उठ ही नहीं रहा है। मशीन उतना खा गई, उसके बाद उठाना शुरू। दैट मीन्स ध्यान रखिएगा, ये एक रियल मशीन है या प्रैक्टिकल मशीन है जिसमें लोड तुरंत नहीं उठता, एफर्ट आपका कुछ ना कुछ जाता है। आपने कहा लोड कितना उठा, तो बेटा ये तुम्हारा जो है ना, ये यहां से यहां लोड का यूनिट होगा, ये लोड उठाया है यहां से ऊपर की तरफ। समझ में आ रही बात है यहाँ पे? शुरुआत में तो खाली यही बढ़ा, लोड तो बढ़ा ही नहीं। लोड उठना कब शुरू हुआ, तो एक्चुअल एफर्ट तुमने ये लगा, ये लोड नहीं कहेंगे, गलत हुई, इस ग्राफ पे है ये लोड नहीं कहेंगे कि ये एफर्ट एक्चुअली लोड को उठाने में प्रयोग हुआ। बकाया का जो एफर्ट है वो वेस्ट हो गया, और वो किस में वेस्ट हुआ, फ्रिक्शन में, या एक कांस्टेंट थी तो उसको दिखा दिया। कोई भी मशीन पर जब आप ऊर्जा देते हैं तो शुरुआत का कुछ एनर्जी वेस्ट होता है या कुछ एफर्ट आपका वेस्ट जाता है, वो वेस्ट एक कांस्टेंट होता है मशीन के लिए। उसके बाद आप प्रयास करेंगे तो लोड उठना शुरू होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि लोड उठाने में यहां से यहां तक का प्रयास काम आया, बकाया का प्रयास वेस्ट हुआ, तब जाके लोड यहां से उठ करके वहां तक पहुंचा है। यानी लोड यहां से यहां तक उठा, आप देख रहे हैं यहां से यहां तक, ये लोड वाला ग्राफ है, यहां से यहां तक लोड उठा है। आइए आपका ग्राफ ये। अब एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा,
आप जानते हैं कि एक सरल रेखा का समीकरण बना रहे हैं, यानी यहां पर यदि हम लोग बात करें कि P बराबर क्या होगा, यानी y और x एक्सिस है, ये y एक्सिस है बेटा और ये x एक्सिस है। तुम बताओ लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y बराबर mx प्लस c होता है। इसमें c 0 है तो y बराबर इस ढाल को यदि हम लोग थीटा मान लें अगर इस ढाल को, तो यहां से तुम जानते हो कि इस स्लोप को बोलेंगे m और m बराबर होता है tan थीटा। ये सबको मालूम है इक्वेशन ऑफ लाइन। बताइए, यानी यहां पे मैं कहना चाह रहा हूं कि यहां पर जो P होगा वो m इंटू डब्ल्यू, यानी एक रियल मशीन के लिए होगा। ढाल ये थीटा जानते हो तो m बराबर, तो वहां भी वही चीज होगी, तो m बराबर tan थीटा से m यहाँ tan थीटा है और यहां पर क्या है w। कैसे आया है तुम जानते हो इसका इक्वेशन, यानी किसी बिंदु पर मान लो तुमसे मैं पूछूं कि यहां पर P क्या लगा होगा, यहां पर P क्या होगा, तुम कहोगे यहां पे P का वैल्यू, सर यहां तक P ये तो है सर P, तो मैं कहूंगा इसका वैल्यू बताओ कितना P लगाया हो तो ये W उठा, तो मैं कहूंगा कि ये P को यहां ला देते हैं, ये तो हम जानते हैं सर tan थीटा बराबर हम जानते हैं यही P है सर, यहाँ पे P और अपना लोड उठा W, सर ये P बाई W हो गया। यहीं से सर P बराबर आ गया, इसको इधर भेज दिए तो tan थीटा I इंटू डब्ल्यू हो गया, या सर P बराबर यहीं से tan थीटा को M बोलिए और W। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। इसी तरीके से इस ग्राफ में यदि बात करें इस मशीन के लिए, तो आप मैथ पढ़े हो तो हमको इतना समझाने की जरूरत नहीं, मैथ पढ़े हो तो इतना समझाने की जरूरत नहीं। इस केस में मैं बस इतना कहूंगा कि तुमको अगर जानना है कि यहां पर P कितना है, ये P कितना है टोटल यहां से यहां तक, तो पहला काम तो C है और बकाया का ये है, तो ये कितना होगा यहां ला दो, ये कितना होगा, तो वो होगा W tan थीटा, ये वैल्यू कितनी होगी W tan थीटा प्लस C। तो यहीं से P बराबर अगर मैं पूछूं कि क्या होगा इस लाइन पे कहीं पे, तो W tan थीटा प्लस नीचे का C, ये है W tan थीटा प्लस C। तो इसी P को W tan थीटा को M बोल सकते हैं, tan थीटा M W प्लस C, ये इस लाइन का इक्वेशन। तो किसी भी मशीन में लगाए गए प्रयास और उठाए गए भार के बीच में जो संबंध है उसी को इस मशीन का संबंध या इक्वेशन कहते हैं। समझ में आ रही बात ना? हर मशीन, आइडियल मशीन में यही जो लॉस हुआ है ये C क्या है, तो मैं कहूंगा लॉसेस ऑफ एफर्ट ड्यू टू फ्रिक्शन, घर्षण ही नहीं है, फ्रिक्शन और अदर मल्टीपल रीजन और अदर रीजन्स। मैं यदि बात करूं कि ये C क्या है, तो लॉसेस ऑफ एफर्ट ड्यू टू फ्रिक्शन और अदर रीजन्स, यानी अन्य कारणों से या घर्षण की वजह से होने वाला लॉस ही क्या है, यहां पे बताइए, होने वाला लॉस ही क्या है, C है। तो एक मशीन का एक इक्वेशन होता है, अगर ये इक्वेशन हमें पता चल जाए कि कौन सी मशीन का कांस्टेंट कितना है, कौन सी मशीन में tan थीटा कितना है, तो दो ही कांस्टेंट, एक C होता है एक tan थीटा होता है। अगर ये दोनों किसी मशीन के पता चल जाए तो हम तुरंत पता लगा लेंगे कि कितना एफर्ट डालेंगे तो कितना लोड उठेगा। या हमें किसी मशीन का अगर P और W पता चल जाए, C और tan थीटा पता चल जाए, तो बस W का मान रखिए तुरंत P पता चल जाएगा, P का मान रखिए तुरंत W पता चल जाएगा। यानी हर मशीन जो है वो एक लीनियर इक्वेशन को फॉलो करती है, जो इक्वेशन उस पर लगाए गए प्रयास और उसके द्वारा उठाए गए भार के बीच में एक संबंध बताता है, और उस मशीन के उस संबंध को ही उस मशीन का लॉ कहते हैं, यानी लॉ ऑफ दैट मशीन कहते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं? पूरी नहीं समझ में आई तो परेशान नहीं होइएगा, न्यूमेरिकल लगा के अभी समझा दूंगा। यानी हम इतना कह सकते हैं कि इस नियम से हम करेंगे क्या, यदि किसी का नियम पहले से पता है मशीन का कि इस मशीन का ये नियम है, नियम बेसिकली उसके कांस्टेंट C और tan थीटा, अगर उसके नियम पता है तो हम उठाए जाने वाले भार को अपने आप बता देंगे कि इस मशीन पर कितना हमको एफर्ट लगाएंगे तो कितना लोड उठेगा, अपने आप हम बता सकते हैं। बात समझ में आ रही ना? इक्वेशन क्या होगा, MW प्लस C। अब यदि हमें किसी मशीन का नहीं मालूम है, क्या, रिपीट कर दे रहा हूं, सुनिए बेटा, सिंपल सी बात है कि किसी मशीन द्वारा उठाया गया भार यदि P है, उठाया गया नहीं मतलब लगाया गया प्रयास P है, और उससे भार W उठता है,
तो दोनों बराबर नहीं होंगे। हम P कुछ लगाएंगे तो W वो कुछ उठाएगी मशीन। उस P और W के बीच में एक संबंध होता है और वो संबंध होता है P इज इक्वल टू MW प्लस C। यही उस मशीन का लॉ है जिसमें C और M मशीन के कांस्टेंट है। और यदि मशीन का लॉ हमको पता है C और M का मान, तो हम प्रयास P का मान रखते ही W का मान निकाल लेंगे, क्योंकि ये दोनों पता है। तो P रखेंगे W आ जाएगा, या W कितना लोड उठाना है वो रखें तो कितना प्रयास लगाना पड़ेगा वो पता चल जाएगा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ मशीन या मशीन का नियम। हर मशीन के लिए ये इक्वेशन अलग अलग होता है। हर मशीन के लिए ये इक्वेशन अलग अलग होता है। समझ गए कि नहीं बात? यदि किसी मशीन के कांस्टेंट न पता हो तो पता किए भी जा सकते हैं। कैसे? आपको मान लीजिए नहीं पता है कि एक मशीन है ऐसे, और आपको जानना है कि यहाँ कितना P लगाएंगे तो W उठाएगा। तो एक काम करिए, एक बार P लगाइए, P1 लोड लगाइए, अब देखिए कितना उठा रहा है, W1 मिल जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद थोड़ा लोड को P2 बढ़ा के कर दीजिए, अब फिर देखिए लोड कितना उठाता है, W2। और मान लीजिए कि उसके कांस्टेंट जो है वो M और C हैं, तो आप कह सकते हैं कि मशीन के कांस्टेंट कभी नहीं बदलते हैं। एक मशीन का कांस्टेंट कभी नहीं बदलता है, दूसरी मशीन होगी तभी बदलेगा। अगर एफर्ट बढ़ाएंगे तो लोड ज्यादा उठेगा, एफर्ट कम करेंगे लोड कम उठेगा। लेकिन कहिए कि उसके कांस्टेंट बदल जाए तो वो नहीं हो सकता। यानी P1 बराबर MW1 प्लस C होगा। एक इक्वेशन बना लीजिए कि हमने जब P1 लगाया और कांस्टेंट मान लेते हैं M और C हैं, तो W1 लोड उठा। अब फिर हमने जब P2 लगाया तो M और W2 लोड उठ गया, कांस्टेंट तो वही है, इक्वेशन 2 मिल गया हमको। एक बार किसी मशीन के साथ ऐसी हरकत कर लीजिए, जैसे ये हरकत आप करेंगे तो आपके पास कहेंगे सर हम जो P और W लगाए वो तो हमको पता ही है, हमें ना मालूम में M और C थे। तो दो इक्वेशन, दो अननोन, यानी दो समीकरण है और दो अननोन है, पता चल जाएंगे दोनों। और एक बार पता चल गए तो इक्वेशन बन जाएगा और काम होने लगेगा। कैसे? चलिए तुरंत हम लोग एक न्यूमेरिकल लगाते हैं। क्या हमसे बोला गया क्वेश्चन में, क्या कि एक मशीन पर 1000 न्यूटन का भार उठाने के लिए, सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे बोला गया, सबको दिख रहा है कि नहीं, जल्दी ये बताइए यार। ये फॉन्ट ज्यादा छोटा नहीं है ना, दिख रहा है ना तुमको? ठीक है। एक मशीन पर 1000 न्यूटन का भार उठाने के लिए 40 न्यूटन प्रयास की आवश्यकता पड़ती है। अब 1500 न्यूटन भार उतने ही विस्थापन के लिए 60 न्यूटन की आवश्यकता पड़ती है। यानी ये पहले कर रहे हैं कि P1 जो लोड, इनको पहले सबसे पहले 40 न्यूटन का प्रयास लगाना पड़ा जब भार कितना उठाना था, W1 1000 न्यूटन। यानी 1000 न्यूटन का वेट उठाने के लिए 40 न्यूटन की जरूरत पड़ी। अब 1500 न्यूटन भार को उठाने के लिए, यानी W2 जब उनको 1500 न्यूटन उठाना पड़ा तब जरूरत पड़ी 60 न्यूटन की, यानी P2 उनको जब प्रयास लगाना पड़ा वो 60 न्यूटन लगाना पड़ा। बताइए समझ में आया? तो कह रहे हैं आगे कि 6500 न्यूटन यदि उठाना हो तो कितना प्रयास लगाना पड़ेगा। यानी वो पूछ रहा है कि W यदि हमको 6500 उठाना पड़े तो P क्या होगा, ये उनका सवाल है। साथ में बोले हैं कि मशीन का नियम भी बताइए और यांत्रिक लाभ भी बताइए। यानी इनको जानना है मशीन का नियम, जो मशीन ये बताया जिस मशीन के बारे में, उस मशीन का नियम यानी उसके लॉ भी जानना है, साथ में जानना है हमको मैकेनिकल एडवांटेज भी। बताइए ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं सबको? बताइए क्वेश्चन सबको समझ में आया कि क्या है? यानी P1 40 न्यूटन है, फिर 1000 न्यूटन, P2 ये है। अब हम लोग करेंगे क्या बेटा, इसमें इक्वेशन बना लेते हैं। सबसे पहले इक्वेशन एक बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सपोज M and C are the constants, यानी M और C क्या है, स्थिरांक। तो कहता है कि P1 बराबर MW1 प्लस C, दैट मीन्स P1 40 लगाना पड़ा था कितना उठाने के लिए, 1000 उठाने के लिए। इक्वेशन है
दूसरा कह रहा है, पहला इक्वेशन हो गया, दूसरा P2 बराबर कह रहा है क्या, 1500 उठाने के लिए क्या लगाना पड़ा था, 60। यहां समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, बताओ। बताओ भाई, इक्वेशन बन गया। तो अब आप क्या कर सकते हैं बताइए, इस इक्वेशन में आप क्या कर सकते हैं, कुछ है आपके पास जुगाड़ कि इस इक्वेशन से, देखो दो अननोन है, एम और सी और सी। अब सीधा सीधा एक कहानी है कि अगर इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लें, इस पूरे इक्वेशन को, तो हमारा एम और सी का वैल्यू आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो बेटा इस इक्वेशन में से इक्वेशन को घटा देते हैं हम लोग, कैसे, या इसमें से इसको घटा देते हैं। तो अगर हम लोग करते हैं कि इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 क्या है जल्दी बताइए, इक्वेशन 2 तो ये है 1500 m प्लस सी, सुन लीजिए, माइनस करेंगे हम 1000 m माइनस सी। असल में माइनस करके जब इन, यही ना है, माने इसमें से इसको घटाएं, इधर 60 में से 40, यही ना होगा भाई, देख लो। यानी यहां से अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस, वो भी माइनस, सी से सी कैंसिल, 1500 m में से 1000 m गया, तो 500 m बराबर उधर क्या आ रहा है, 20 नहीं आ रहा है, 500 m बराबर 20 आ रहा है, यानी m बराबर 20 बटा 500, यानी 20 से इसको काटेंगे 1 बटा 250, नहीं 1 बटा 25, यही ना आ रहा है, 0 से 0 कटा, 2 बटा 50 यानी 1 बटा 25। ये मैकेनिकल एडवांटेज है, 1 बटा, सॉरी ये है आपका वो कांस्टेंट, कांस्टेंट मशीन का 1 बटा 25 आ गया। 80 कितना आएगा, तो सी अब इसी का वैल्यू कहीं पर रख दीजिए ले जाके किसी एक इक्वेशन में, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो P1 का वैल्यू क्या है, तो P1 बराबर, P1 जो था हमारा, ये इक्वेशन 1 है, 40 बराबर m का वैल्यू 1 बटा 25 गुणा 1000 अब प्लस सी, यहां से सी का वैल्यू आ जाएगा, सी बराबर क्या हो जाएगा, सबको इधर भेज दीजिए, तो 40 इसको ले जाएंगे माइनस 25 में 1000 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 ये भी आएगा, तो सी बराबर 40, ये भी आ रहा है 40, यानी सी बराबर आ गया 0। समझ में आएगी नहीं बात यहां पे, बताइए, आ गया क्लियर। यानी मशीन के दोनों कांस्टेंट आएंगे, दैट मींस मशीन का इक्वेशन बना। इसलिए पहले तो हमसे ये पूछा था कि लॉ ऑफ मशीन हम लोग पहले निकाल लेंगे, इसलिए लॉ ऑफ मशीन क्या होगा, उस मशीन का लॉ क्या हो, तो कहेंगे कि P बराबर होता है क्या, एम डब्ल्यू प्लस सी, यानी P बराबर हो जाएगा m का वैल्यू 1 बटा 25 डब्ल्यू प्लस 0, यानी उस मशीन के लिए P बराबर 1 बटा 25 डब्ल्यू होगा, खत्म हो गई बात, उस मशीन का यही लॉ। आगे उसने पूछा कि 6500 न्यूटन का लोड उठाने के लिए कितने P की जरूरत पड़ेगी, 6500 न्यूटन के भार उठाने के लिए आवश्यक प्रयास, P का बात मान बताइए, निकल जाएंगे। इसलिए फॉर 6500 न्यूटन वेट, कितना लोड चाहिए, वेट कितना रख दीजिए, तो P बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा 25 गुणा 6500, इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा, कितना आ रहा है भाई, 260, P बराबर 260 न्यूटन लगाएंगे, 6500 न्यूटन अपने आप उड़ जाएगा। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा बताइए, मैकेनिकल एडवांटेज भी पूछा था, क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, एम में उठाया गया भार बटे लगाया गया प्रयास, 6500 उठाए हैं 260 लगा के, बताइए कितना आएगा, 25, उसी से तो किए थे, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, तो वहीं से है, उठाया गया भार 6500 है और लगाया गया प्रयास 260, तो 25 आ गया, बताइए, हो गया सॉल्व क्वेश्चन।
तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। या सिंपल दे दिया कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, परिभाषा बताइए, और साथ ही यदि किसी मशीन में 20 किलो का लोड लगा करके 500 केजी का लोड उठाया जा रहा है तो मैकेनिकल एडवांटेज का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा भी क्वेश्चन सिंपल आ सकता है। समझ गए कि नहीं बात? क्लियर है?